अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके प्रैक्टिस हैंड आउट का। चल लिमिटेड हैज़ एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर यू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सर एक पूरी बैलेंस शीट आपके पास मौजूद है, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इक्विटी है, करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। अच्छा सर, रिक्वायरमेंट के पास अगर मैं जाऊँ तो बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर चल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है जी। सर अगर मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है तो इसका मतलब इस पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ ये चीज़ है जो मेरे काम की है ना सर। मुझे नेट एसिड्स कितने हैं, करंट एसिड्स कितने हैं, नॉन करंट एसिड्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंजेस इन इक्विटी में मैं सिर्फ इक्विटी में होने वाली ट्रांजेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर रहा होता हूँ। तो फिलहाल ये चीज़ है जो मेरे काम आएगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है सर, सवाल में बोल रहा है कि बैलेंस शीट इज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है जी। और नीचे उसने कहा कि आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है फॉर 31 दिसंबर 2020। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इक्विटी के बैलेंसेस जितने भी गिवन हैं ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस मौजूद हैं। सर इस सवाल में ओपनिंग बैलेंसेस आपको नहीं बताए गए, ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। मतलब इन शॉर्ट इस सवाल में आपको बैकवर्ड वर्किंग करनी होगी। कैसे होती है सर वो भी देख लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि इशूड शेयर्स एज फॉलोज। 14 अप्रैल को हमने 20 को हमने 2800 शेयर्स इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8। ऑन 21 सितंबर वी इशू 1200 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹13। ठीक है जी। अच्छा, फाइनल डिविडेंड ऑफ ऑफ 2019 वॉज पेड ऑन 30 मार्च 2020। सर क्रोनोलॉजी बनाऊँ तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, मार्च का किया। मार्च में मैंने फाइनल डिविडेंड पे किया। फिर उसके बाद अप्रैल आया, अप्रैल में मैंने इशू किए शेयर्स। फिर उसके बाद सर इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन अक्टूबर। सर सितंबर मतलब पहले आएगा, सितंबर में मैंने फिर से इशू ऑफ शेयर्स किए। सही है जी। एंड फाइनली अक्टूबर में मैंने इंटरिम डिविडेंड पे किया। ठीक है जी, ये मेरी क्रोनोलॉजी ऑफ ट्रांजेक्शन बन गई। अब चलता हूँ मैं अपने सवाल के पास वापस कि कंपनी हैज़ द पॉलिसी टू ट्रांसफ़र 5% ऑफ प्रॉफिट इन जनरल रिजर्व। ठीक है जी। और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 890,000 एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ अ लॉस ऑफ ₹45,000। ठीक है जी। तो मतलब सर ये 45,000 भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, लॉस है तो प्रॉफिट मेरा गिवन है 890,000। ठीक है जी। इसमें से लॉस माइनस अगर मैं कर दूं कितने का, 45,000 का, तो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा जो मुझे यूज़ करना चाहिए। एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी इक्वल टू 845,000। ठीक है जी, ये मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर बन गया। चलो जी, अब चलते हैं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के पास। कंपनी का नाम CHAL चल लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है जी। बैलेंसेस कौन कौन से सर हमारे पास? एक शेयर कैपिटल है, एक शेयर प्रीमियम है, एक जनरल रिजर्व है, और एक रिटेन अर्निंग्स है। ठीक है जी। ये चार हमारे पास हेड्स बनेंगे। सर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं बताया गया। ओपनिंग बैलेंस नहीं है। नहीं है का मतलब ये नहीं कि ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। नहीं सर, नहीं है का मतलब कि यहाँ पे हमें फिगर ढूंढ के लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे वो थोड़ी देर में देख लेते हैं। अच्छा खैर, ओपनिंग बैलेंस के बाद मैं अगली चीज़ क्या इनकॉर्पोरेट करता हूँ? मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैंने साल भर का प्रॉफिट जो कमाया वो लिख देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो अभी एडजस्ट करके मैंने निकाला था 845,000 का। तो रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में 845,000 मैंने ऐड कर दिए
ओपनिंग बैलेंस इसका अभी भी नहीं पता। ठीक है जी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुकम्मल हुई। अब अगली बारी किसकी है? ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। सही है जी। क्रोनोलॉजी अभी अभी हमने डिज़ाइन करी थी कि सबसे पहली चीज़ हमने क्या करा, फाइनल डिविडेंड पे किया, उसके बाद हमने 2 मरतबा शेयर्स इशू किए और उसके बाद हमने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया। तो फाइनल डिविडेंड के पास पहले चल लेते हैं। फाइनल डिविडेंड जैसे ही मैं ढूंढने गया, अच्छा परसेंटेज क्या थी सर? फाइनल डिविडेंड वाज ऑफ 99 ऑफ 2019 वाज पेड ऑन 30th मार्च एट 6%। तो एट द रेट ऑफ 6%। सर मसला आ गया, मैं फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकता। मैं फाइनल डिविडेंड पे ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं पे कर सकता? सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है। जब तक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तब तक मैं कैसे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दूं? है ना, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसी के ऊपर फाइनल डिविडेंड पे किया जाता है। फॉर दैट मैटर मैं इंटरिम डिविडेंड भी पे नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड के लिए भी टिल डेट का क्लोज शेयर कैपिटल बैलेंस चाहिए होता है, और क्योंकि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो मैं टिल डेट क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं निकाल सकता। तो सर फिर क्या करें? थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर देते हैं, जब ओपनिंग बैलेंस के पास पहुंचेंगे तब देखते हैं। जो जो चीज़ें अभी हम मालूम कर सकते हैं एटलीस्ट उनको इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट चीज़ क्या है सर हमारे पास? फाइनल डिविडेंड के बाद अगली ट्रांजैक्शन थी हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स की। सर 2 मरतबा हमने शेयर्स इशू किए थे। पहला शेयर इशू हमारा हुआ था 2800 शेयर्स का एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8। सर इसको तो मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। सही है जी। तो 2800 शेयर्स थे, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 मरतबा 10 से तो मेरे पास शेयर कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। 1 मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा इसको 8 से तो मेरे पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो 2800 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 280,000। ठीक है जी। अब अगर मैं जाऊं उसके पास शेयर प्रीमियम के पास, तो इसी 2800 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा 280,000 नहीं 28,000 बनेगा, और मेरे पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस बन जाएगा 22400। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैंने एक और इशू ऑफ शेयर्स किया था। सर इस मरतबा मैंने 1200 शेयर्स इशू किए थे एट अ प्रीमियम ऑफ एट ₹13 पर शेयर। सर एट ₹13 पर शेयर का मतलब अब मेरे शेयर की टोटल वैल्यू 13 थी, तो इस 13 में से 10 शेयर कैपिटल का हिस्सा और 3 शेयर प्रीमियम का हिस्सा। ये शेयर कैपिटल, ये शेयर प्रीमियम। ठीक है जी। तो मैंने 1200 शेयर्स इशू किए हैं। एक मरतबा मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो मेरे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। सेकंड टाइम मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो मेरे पास शेयर प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है जी। 1200 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 12,000 एंड 1200 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 3,600। सर ये तो वो चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। फिर बारी आई किसकी? इंटरिम डिविडेंड की। सर इंटरिम डिविडेंड पे कर सकता हूँ? नहीं सर नहीं पे कर सकता। क्यों? क्योंकि टिल डेट क्लोज शेयर कैपिटल बैलेंस मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग शेयर कैपिटल का बैलेंस नहीं था। ये तो मैंने इस साल के दरमियान इशू करे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इससे पहले पिछले सालों में मैंने शेयर कैपिटल के इशू करे हुए हैं, जितना मेरा शेयर कैपिटल है उनको भी तो इंटरिम डिविडेंड दूंगा ना मैं, उनका बैलेंस मेरे पास है ही नहीं। तो मतलब अभी मैं इंटरिम डिविडेंड भी पे नहीं कर सकता। अच्छा इंटरिम डिविडेंड है कितना सर वैसे? 2.5%। तो एट द रेट ऑफ 2.5%। इसको भी अभी ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं। अच्छा ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स के बाद अगली चीज़ आती है इंटरनल ट्रांसफर। सही है जी। इंटरनल ट्रांसफर्स में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसफ़र था जनरल रिजर्व का, जो सवाल ने बताया था कि 5% ऑफ प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। जनरल रिजर्व 5% ऑफ प्रॉफिट मतलब 845,000 इंटू 5% विल बी इक्वल टू 42453। सही। इतना पोर्शन मैं रिटेन अर्निंग्स में से निकाल के जनरल रिजर्व में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ठीक है जी। और कोई चीज़ नहीं बची सर, अभी मुझे सिर्फ इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने।
निकालने तो नहीं है सर, मुझे सवाल नहीं बताए हुए, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो ऊपर से देख के अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंसेस मौजूद हैं। 668,000 शेयर कैपिटल का बैलेंस था, 179,000 शेयर प्रीमियम का बैलेंस था, 96,000 शेयर जनरल रिजर्व का बैलेंस था, एंड 1432,000 रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस था। सर सवाल तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास मैंने फाइनल डिविडेंड पे नहीं किया, मैंने इंटरिम डिविडेंड पे नहीं किया। इन चीज़ों के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। इस कंडीशन में अलबत्ता मैं आ चुका हूँ कि ओपनिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर लूँ। कैसे सर? सर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर होने वाली एडजस्टमेंट गिवन है। सर ओपनिंग बैलेंस पे एक फिगर थी, उसमें ये दोनों फिगर्स ऐड हुई थी, तो मेरे पास 668,000 आया था। तो अगर 668,000 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाता है शेयर कैपिटल का। यस सर, 656,000 ये मेरे पास शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से मेरे पास सर शेयर प्रीमियम में एक फ़िगर थी, उसमें मैंने इन दोनों फिगर्स को ऐड किया था, तो मेरे पास 179,000 आया था। तो अब इस 179,000 में से इन दोनों को माइनस कर दूं, तो मेरे पास शेयर प्रीमियम की फ़िगर ओपनिंग आ जाएगी 175,400। बिल्कुल इसी तरीके से सर जनरल रिजर्व दिस माइनस दिस will be equal to general reserve opening balance which will be 53,547। सर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए फ़िलहाल मैं रिटेन अर्निंग नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि सर मुझे यहाँ पे एक फाइनल डिविडेंड लिखना है और मुझे यहाँ पे एक इंटरिम डिविडेंड लिखना है। ठीक है जी। इसके बाद मैं इस काबिल हूँगा कि मैं अपना रिटेन अर्निंग का भी ओपनिंग बैलेंस निकाल लूँ। सर क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं अभी अपना फाइनल और इंटरिम डिविडेंड निकाल सकूं? जी सर बिल्कुल, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। इस ओपनिंग बैलेंस पे 656,000 पे मैं अगर अपनी परसेंटेज लगा दूं मल्टीप्लाइड बाय 6%, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर बन जाएगा 39,360। ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड के लिए क्या करूंगा सर? टिल डेट क्लोजिंग बैलेंस 656,000, 28,000, 12,000, इन सब को लिख भी लेते हैं इसको। 656,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2.5% से, तो मेरे पास इंटरिम डिविडेंड पेड भी आ जाएगा, जो कि बनता है 17,400। ये मेरे पास सर डिविडेंड की पेमेंट भी आ गई। और अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, मतलब 1432 में से इन तमाम फिगर्स को एडजस्ट करते हुए मैं अपना ओपनिंग बैलेंस भी निकाल सकता हूँ। 1432,000 में से 42,453 ऐड करूँगा, 17,400 भी ऐड करूँगा और 39,360 भी ऐड करूँगा, एंड 845,000 को लेस कर दूँगा। तो मेरे पास सर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है 686,213 का। ठीक है जी। ये मेरे पास सर सवाल मुकम्मल हुआ। सवाल में मुश्किल कोई चीज़ नहीं थी सर, सिर्फ वर्क बैक आपको ज़रा सा करना था कि क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस निकालना था। ठीक है जी। उम्मीद है सर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका फुल व्यू भी एक मरतबा देख लेते हैं। ये आ गया सर। ठीक है जी। एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो हमने क्या किया, जितनी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकते थे वो तमाम इनकॉर्पोरेट करी। क्लोजिंग बैलेंस को फिर हमने वर्क बैक करके अपने ओपनिंग बैलेंसेस तक पहुंच गए। सही है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से अगले सवाल के पास चलते हैं।